एवरीबॉडी, सक्सेस माइंड देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 29, जीके सीरीज 29। इसमें भी हम हर रोज की तरह वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप इनको साथ साथ नोट करते रहिए और लर्न करते रहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किस में आएगा? एशिया में, जिसकी राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की जकार्ता। तो ये इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर मैप में आप देखिएगा इंडोनेशिया, ये जो द्वीप दिखाया गया है इंडोनेशिया, इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर द्वीप की बात आती है, द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये आ जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। फिर से सुनिएगा एक बार। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। ओके, तो इसी में दिया कि मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा? इंडोनेशिया। राजधानी क्या है कि जकार्ता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ताजमहल निर्माण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी। और एक थे इसमें ये जो थे शेख ईसा खां, उन्होंने भी निर्माण की, बल्कि इसमें हर वास्तुकार का अलग अलग रोल रहा है। जो ताजमहल की गुम्बद बनाई गई है, डोम, ये बनाई इनायत खान है, इनायत। और इस पर आयतें लिखी गई हैं जो नीचे से ऊपर तक जैसे फॉन्ट बड़ा होता गया है। ईसा खां भी इसके एक वास्तुकार हुआ करते थे, ईसा खां ना, ये भी इनके सहयोगी रहे हैं। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन? मेन तो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। वैसे इसमें 22,000 लोग लगे हुए थे, 22,000 व्यक्तियों ने 22-22 घंटे कार्य करके तब 22 वर्षों में बनाया है। इसकी एक विशेषता रहेगी कि प्यूट्रा ड्यूरा शैली पर बनने वाली विश्व की सबसे भव्य इमारत, उसका क्या नाम है? प्यूट्रा ड्यूरा। प्यूट्रा ऐसे, प्यूट्रा ड्यूरा। प्यूट्रा ड्यूरा एक शैली होती है जो इमारत बनाने की। इससे क्या होता है कि जैसे पूरी इमारत बनाई गई है तो उसका फिर से डिपिक्ट किया गया है, यानी कि इसके दीवारों पर नक्काशी की गई है काट कर, है ना। उसमें कुछ और अदर मैटर भरी गई है, जैसे सोना चांदी भरा हुआ था पहले ताजमहल की दीवारों में, लेकिन जब यहाँ से अंग्रेज गए थे तो उसको खोखला कर दिया था, खाली कर दिया था। वर्तमान में तो इसमें अदर एक मेटल भरी हुई है, कुछ और भी मसाला टाइप में तैयार करके। ओके, आगे देखिएगा। नंबर 3, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, है ना, बास्केटबॉल से संबंधित है अमेरिकन कप। अमेरिका कप देखिएगा, देखना ये इसका कोर्ट दिखाया गया है, कोर्ट। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, एक टीम में कितने होते हैं? 5। एक इसमें अंपायर होगा और 20-20 मिनट के 4 स्पेल होते हैं, ये दिखाया गया यहाँ पर। तो बास्केटबॉल का जो मैदान है, ये 28 और 15 का लगभग इसका ये पैरामीटर होता है। 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर इसकी चौड़ाई होगी इसके कोर्ट की। कोर्ट क्या कहा जाएगा? मैदान को कोर्ट कहा जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा अमेरिका कप किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 4, निकट दृष्टि दोष प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। देखना एग्जैक्ट जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। हमारी आंख का सबसे पीछे का भाग क्या होगा? रेटिना। और इस रोग को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट साइटेडनेस। इंग्लिश में एक नाम होगा निकट दृष्टि दोष का, शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया भी बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस है? अवतल, अवतल लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारी आंख के पीछे, रेटिना के पीछे। सही प्रतिबिंब बनने के लिए कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन ये उससे पीछे बनता है। ओके, नंबर 5, किस विटामिन को कोबाल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B12, B12 को कोबाल्ट के नाम से, इससे कोबाल्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। साइनोक्यूबिनोन भी बोलते हैं इसको, कोबाल्ट भी बोलते हैं। नंबर 6, हल्दी व नीम से बना मरहम किस रोग के लाभकारी होता है? इसके बीज किसको बोलते हैं? सामान्य भाषा में जिसको हम खाज खुजली बोलते हैं, इसके बीज नामक त्वचा रोग के लिए, यानी कि जो खाज या खुजली हो जाती है, खाज खुजली। देखिएगा एक्सप्लेनेशन। खाज, इसके बीज एक तरह का त्वचा संबंधी संक्रमित बीमारी होता है जो बहुत आसानी से संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे खाज या खुजली की बीमारी होती है
इसके लिए। और किससे तैयार करते हैं? हल्दी और नीम से तैयार करते हैं। इसका जो मरहम या दवाई होगी, ऑइंटमेंट। तो थोड़ा आप ध्यान से सुनना है। आज मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा गला ठीक नहीं है 2 दिन से, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई भी दी हुई है, फ्रिज भी बताया गया है, लेकिन मैं फिर भी फ्रिज का पानी या कुछ ऐसे पी लेता हूँ। ये जी। 7 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। कौन सा? आतंकवाद विरोधी दिवस। नंबर 8, भारत सरकार के बजट घाटे में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट। देखना, जो फिस्कल डिफिसिट होता है, घाटे 4 प्रकार के होते हैं। एक तो राजकोषीय घाटा होगा, दूसरा हो जाएगा इसमें प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट। एक होगा इसमें बजटरी घाटा, बजट घाटा, और एक होगा राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, है ना। इसको कहेंगे रिवेन्यू डिफिसिट, रिवेन्यू डिफिसिट ना। बजट डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट। देखना, नंबर 1, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा और राजस्व घाटा। 4 प्रकार के घाटे होते हैं। तो राजस्व घाटा क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर हम विदेशों से या वर्ल्ड बैंक से, IMF से कहीं से ऋण लेते हैं, तो ऋण पर हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। जो हम ऋण लेते हैं, ऋण प्लस ब्याज, जो हमने क्या लिया है, ऋण, लोन लिया है प्लस ब्याज, ऋण प्लस ब्याज को हम प्राथमिक या राजकोषीय घाटा कहेंगे। और अगर राजकोषीय घाटा में से हम इसका प्रत्येक वर्ष ब्याज माइनस कर देते हैं, यानी कि हम उनका ब्याज इंटरेस्ट चुका देते हैं, अब ये प्राथमिक घाटा होता है, प्राइमरी घाटा। मसलन हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए हैं, 100 रुपए पर हमें 5 रुपए इस पर ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये जो 105 रुपए होंगे क्या हो जाएगा? फिस्कल डिफिसिट या बजटरी, या सॉरी, फिस्कल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा। और अगर हम 5 रुपए इसमें से पे कर देते हैं, अदा कर देते हैं उनके, अब ये मूलधन कितना बचता है फिर? 100 रुपीज, 100 रुपए। अब 100 रुपए को हम क्या कहेंगे? ये प्राथमिक घाटा। समझे ना आप? तो इसमें राजकोषीय घाटा में मूलधन प्लस ब्याज दोनों शामिल होते हैं, जैसे मिश्रण समझिए आप इसको। और प्राथमिक घाटा में ब्याज शामिल नहीं होता। अगर हम प्रत्येक वर्ष उसका ब्याज दे देते हैं तो क्या बचेगा? प्राथमिक घाटा। ओके। नंबर 3 समझिए, बजट घाटा। बजट घाटा क्या होगा? घाटे का बजट प्रस्तुत करना ही घाटे का बजट होता है। तो प्रत्येक वर्ष जैसे घाटे का बजट किया जाता है, मान लीजिए घाटे में 5% का उसमें घाटा दिखाया गया है, तो ये जो 5% है क्या? बजटरी डिफिसिट कहलाएगा। राजस्व घाटा क्या होता है? जिसमें हमारे व्यय तो अधिक होते हैं, व्यय खर्च हम अधिक करते हैं, और हम इसमें आय, आमदनी हमारी कम है, आय। मान लीजिए हमने 100 रुपए अर्निंग की, लेकिन हमारा जो खर्च है वो 120 रुपए है, तो 20 रुपए का जो घाटा हुआ, ये क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा या रिवेन्यू डिफिसिट। तो 4 प्रकार के घाटे, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा, है ना। आगे बढ़िएगा। देखना, जो बिंदु आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा, उसमें हर संभव कोशिश करेंगे उसका हल करने की, उसमें आपको संतुष्ट करने के लिए। लेकिन आपको ये नोट्स बनाने पड़ेंगे साथ साथ, ये तभी काम करेगा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा याद नहीं होता, ये हमें रिविजन से याद हुआ करती कोई चीज। ओके। राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, यह दिल्ली के किस सुल्तान ने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। देखना, अलाउद्दीन खिलजी एक प्रतापी शासक हुआ, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो इसने एक दिल्ली में जो पहली मस्जिद बनी थी, जमायत खाना मस्जिद, वैसे तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी, लेकिन वो मस्जिद न होकर एक संस्कृत विद्यालय था पहले, लेकिन जो नींव खोद कर इस्लामिक शैली पर मस्जिद बनाई थी, ये जमायत खाना मस्जिद बनाई थी। जमायत खाना मस्जिद किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के मेहरौली में। मेहरौली में कुतुब मीनार के पास 2 मस्जिद बनी हुई है, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, एक जमायत खाना मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, है ना। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसब, शासनकाल 1296 से 1316 तक, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। पहले कौन सा हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन हो? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो, अमीर खुसरो एक लेखक रहता था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इसको सिकंदर सानी अर्थात दूसरा सिकंदर की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरचकिया मिसल, है ना। सुकरचकिया मिसल, मिसल को आप इस तरीके से समझिए, जैसे जिले होते हैं, जनपद होते हैं,
तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। इनके जो फादर थे मान सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख हुआ करते थे। तो उनके बाद में फिर राजा रणजीत सिंह वहां के बने थे, और ये चित्र दिखाया गया है। राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी, या जो अफगानिस्तान के एक शासक हुआ करते थे, जमान शाह। और ये इन्होंने एक भंगी मिसल से लाहौर को छीन लिया था। वहां पर अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई थी। दो राजधानी बनी थी इनकी, एक तो लाहौर थी राजधानी, और एक इसकी अमृतसर राजधानी। अमृतसर, तो अमृतसर क्या थी? धार्मिक राजधानी, और लाहौर क्या थी? राजनीतिक राजधानी। राजा रणजीत सिंह, विश्व की सबसे सुंदर सेना थी राजा रणजीत सिंह की, ऐसा ओकलैंड का कहना था, अंग्रेज अधिकारी ओकलैंड। नंबर 11, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? देखना, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका सरकार देती है, और ये पत्रकारिता से संबंधित है। कौन सी सरकार? यूएसए, अमेरिकी सरकार। किस फील्ड से संबंधित है? पत्रकारिता। पत्रकारिता से संबंधित है। 1917 से पुरस्कार दिया जाता है, तो कोलंबिया में दिया जाएगा। देखना, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो कौन देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर एक बोर्ड बना हुआ है। नंबर 12, महाभारत काल में पुंडरिक देश के नाम से किसे जाना जाता था? पुंडरिक नाम है महाभारत में, तो ये झारखंड को जाना जाता है, बिहार झारखंड। ओके। सॉरी। नंबर 13, मालदीव किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया का हिस्सा है मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या? माले कहलाएंगे। लेकिन मालदीव में भी जो करेंसी यहाँ की रुपया चलता है, लेकिन जो रुपये का सिंबल है ये भारत का ही है। सिर्फ 8 देशों की मुद्रा रुपया नाम से है, लेकिन जो चिन्ह है रुपये का ये भारत की है सिर्फ। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। किसका हिस्सा रहेगा? एशिया का। नंबर 14, विदेशी यात्री निकिटिन ने बहमनी की यात्रा किस वर्ष की थी? तो बहमनी साम्राज्य में आया था निकिटिन सन 1417। निकिटिन है ना, कहां से? और रूस का यात्री था, रूस। ओके। नंबर 15, अविश्वास प्रस्ताव संसद में किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास लोकसभा में लाया जाता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखना, अगर सरकार अल्पमत में आ जाती है, अल्पमत में कब आती है? माइनॉरिटी में, अगर टोटल सीट का 50% से कम। देखना, बहुमत कैसे बनता है? 50% प्लस 1 पर। जैसे 545 सीटें हैं लोकसभा की, ये लोकसभा में कितनी है? 545। इसका 50% यानी कि हुआ 272, 72, उसमें एक सीट जुड़ी है। 273 या 74 एमपी हमेशा होने चाहिए। इतने एमपी, जब इतने एमपी होंगे तो सरकार बनी रहेगी। अगर ये इससे कम हुए तो विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाएंगे, तब सरकार को गिरना पड़ेगा, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। सरकार जब अल्पमत में आ जाती है तब विपक्ष दल वाले अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कहां पर करेंगे? लोकसभा में। नंबर 16, इतिहास में ग्राम प्रशासन के लिए कौन सा साम्राज्य जाना जाता है? चोल साम्राज्य, ग्राम प्रशासन से। यानी कि इन्होंने एक तो सामंतवादी व्यवस्था, दूसरा हुआ था ना कि जैसे स्थानीय चुनाव होता है, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन को इन्होंने बढ़ावा दिया था। स्थानीय स्वशासन। नंबर 17, महावत खां को खान खाना की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। खान खाना, शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम नाम था शाहजहां का। तो बगावत जैसे की थी तो खान खाना। इसकी उपाधि का मीनिंग ये था कि ये एक टाइम में एक व्यक्ति के पास उपाधि रहती है, खान खाना की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 18, 16 महाजनपदों का उल्लेख की जैन ग्रंथ में मिलता है? तो कई में मिलता है, वैसे अंगुत्तर निकाय में मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद, महाजनपद को जैसे जिले ही कहेंगे, तो इनकी संख्या क्या थी? 16। जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, ये क्या थे? 16 महाजनपद। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, अंगुत्तर निकाय महावस्तु बौद्ध धर्म है ना, और ये भगवती सूत्र जैन धर्म, ये दोनों धर्म 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से? एक तो अंगुत्तर निकाय, ये अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। और जैन धर्म में किस में मिलती है? भगवती सूत्र में। तो ज्यादातर अंगुत्तर निकाय बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो दोनों का आप नोट कीजिए। नंबर 19, बिहार राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलतराव, ये क्या थे? बिहार के पहले राज्यपाल। ओके। नंबर 20,
किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने, है ना, राजस्थान का सिसोदिया वंश, राजस्थान, इसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, जापान में कब से सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई थी? सैनिक सेवा हर किसी को सैन्य सेवा देनी है, ये 1872 से। ऐसे इराक में भी है, इराक ईरान में भी नियम लागू है सैनिक सहायता का, और ऐसे इजराइल में भी है। जैसे हमारे यहाँ पर एनसीसी होता है कि जैसे 10th-12th के स्टूडेंट है वो एनसीसी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में स्कूल टीवी का प्रारंभ कब किया गया था? स्कूल टीवी, है ना, अलग से जो चैनल चलाए गए थे, 1961 में, अक्टूबर 1961 में, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नंबर 23, पहली कृषि जनगणना कब की गई थी? 1970 में जनगणना। और पहली जो आम जनगणना थी, सेंसस, ये सन 1871 में, सन 1872 में। उसके बाद में 1881 से नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, रिपन, और ये किसकी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन 1970 में कृषि जनगणना, एग्रीकल्चर सेंसस, जिसमें कृषि के आंकड़े सुरक्षित रखे गए थे, तो ये कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है वर्तमान में। कृषि मंत्रालय ने कहा कि कृषि जनगणना के लिए आधार वर्ष 1970-71 रखा गया है। यह जनगणना खेती के आंकड़े जुटाने के लिए हर 5 वर्ष बाद होती है। तो ऐसी जो आम जनगणना है भी 5 वर्ष के बाद में, जो कृषि जनगणना है ये भी 5 वर्ष के बाद में। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने निकास नीति को स्वीकृति प्रदान कब की थी? 1 मार्च 1992। निकास नीति क्या होती है? ड्रेनेज सिस्टम। जैसे हमारे देश में से कुछ सामान हम आयात निर्यात जैसे करते हैं, निर्यात करते हैं, या फिर यहाँ से इंटेलेक्चुअल पावर है जो विदेशों में ड्रेनेज करती है, निकास को ड्रेनेज, DRANAG, ड्रेनेज पॉलिसी। जैसे यहाँ से हमारे टेक्नोक्रेट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये विदेशों में सेवा देने के लिए जाते हैं, है ना, तो ये निकास उसमें आ जाएगा पॉलिसी में। नंबर 25, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। देखना, साइकस का जो पौधा होगा, ये जैसे घरों में भी हम आमतौर से उगा लेते हैं, पार्क वगैरह में शो के लिए, तो इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, है ना, और इसकी पत्तियों से झाड़ू वगैरह बनती है, रस्सी बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, और जो साबूदाना होता है वो साइकस से ही हम प्राप्त करते हैं। साइकस के तने से जो लिक्विड निकलता है, साइकस के तने से साबूदाना, उससे हम साबूदाना बनाते हैं। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है, और जिसको जैसे बीमारी होती है ना, उसमें बुखार वगैरह में इसका सेवन करते हैं। तो देखना, साइकस के तने से मांड, जो इससे मांड निकलता है, स्टार्च, है ना, यानी कि जो तरल पदार्थ निकलेगा, मांड को निकालकर खाने वाला साबूदाना, सैगो बोलते हैं इसको, का निर्माण किया जाता है। साइकस की पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू बनाई जाती है। जो रस्सी बनाते हैं इससे चारपाई वगैरह बनती है, और झाड़ू ये किससे बनती है? साइकस से, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 26, यूनान का वह महान दार्शनिक कौन था जिसे विष का प्याला पीने पर मजबूर किया गया था? सुकरात। तो सुकरात को मारा गया था क्योंकि ये बहुत ही एक विद्वान थे, बहुत अच्छे दार्शनिक थे। इनका एक साहित्य में भी और दर्शन में भी काफी योगदान है सुकरात का। नंबर 27, आर्ट ऑफ लिविंग किससे संबंधित है? श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तक लिखी है, जो दक्षिणी भारत के हैं। नंबर 28, किसने डीपीएसपी को भावुकता का कूड़ादान कहा? भावुकता का कूड़ादान, टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी, है ना, दक्षिण के ये संविधानविद थे। तो डीपीएसपी किसे बोलते हैं? संविधान का भाग 4। भाग 4 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें भाग 4 में आएगा। तो इसे न्यायालय में वाद योग्य नहीं किया जा सकता। सरकार के लिए कुछ इसमें लक्ष्य होते हैं, जैसे स्वास्थ्य की देखभाल करना, पोषण की देखभाल करना, बेरोजगारों के लिए काम की व्यवस्था करना, और ग्राम पंचायतों का विकास करना। तो ये सब इस तरीके से लिखे जाते हैं। अनुच्छेद नंबर ये 36 से और 51 तक आएंगे, 36 to 50, है ना। और ये हमने कहाँ से लिया है प्रावधान? आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 29, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? काइटिन की होती। कवक की जो सेल होगी, सेल वाल जो बाहर की कोशिका भित्ति, काइटिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में।
है ना, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट है। नंबर 31 वह जैन तीर्थकर जो संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान था। नयचंद्र, नयचंद्र और मयचंद्र जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं। जैसे तीर्थकर को क्या कहा जाएगा, जो धर्म गुरु होते हैं। जैसे सिख धर्म में 10 बने हैं, ऐसे इसमें जो जैन धर्म में 24 तीर्थकर। तीर्थकर पहले कौन थे, पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर बने, 24वें। और पहले कौन बने थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। तो तीर्थकर किसे कहेंगे, जैन धर्म के जो जैन गुरु होंगे। नंबर 32 माले किस देश की राजधानी है। माले की राजधानी माले, है ना, ये एशिया में आ जाएगा माले। ओके। नंबर 33 संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान श्रीहर्ष किसके दरबार में रहता था। जयचंद्र के दरबार में रहता था। नाम याद कीजिएगा, श्रीहर्ष किसके दरबार में, जयचंद्र के। नंबर क्वेश्चन है 34 प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केटी पाल या केटी पाउल ने किसका प्रतिनिधित्व किया, ईसाइयों का। देखना, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक 1930 से 31 तक हुआ है, दूसरा 1931 से 1931 तक, और तीसरा 1931 से 32 में हुआ है। तो दूसरे में तो कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस, जिसमें गांधी जी गए थे। और पहले में जैसे हिंदू महासभा, या इसमें एक दलित समाज, और इसमें गए थे मुस्लिम लीग के सदस्य गए थे, और ईसाई धर्म के गए थे, सिख धर्म के गए थे, इसमें कुछ सदस्य थे। तो जो ईसाई धर्म के अनुयायी थे उनको अगुवाई करने के लिए केटी पाउल ने किया था। केटी पाउल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो दूसरे में गए थे। तो दूसरे में कौन, गांधी जी गए थे, राजपूताना शिप से गए थे, राजपूताना जहाज से। फिर उन्होंने सार्वजनिक पंचायत एक जारी कर दिया था, सांप्रदायिक पंचायत की धार्मिक आधार पर यहाँ पर चुनाव होंगे, उसका विरोध किया गया था काफी। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन वापस लेने गए थे, तो वापस वहां से आए थे मुंबई में। इन्होंने कहा था कि मैं लंदन से खाली हाथ वापस लौटा हूँ, लेकिन मैंने अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया। ये उन्हीं का कथन था। नंबर 35 मनुष्य का ब्लड रक्त कोशों में किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। जो ब्लड बैंक होते हैं ना, ब्लड बैंक में हमारे ब्लड को किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सटेट बोलते हैं इसे, या सोडियम नाइट्रेट, है ना, इसको मिक्स करके रखा जाता है ताकि वो जम ना जाए, वो खराब ना हो जाए। तो जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड जो हम डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 36 आंख, नाक व कान के डॉक्टर द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उससे छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। क्या, जो छोटी वस्तु होंगी ये बड़ी दिखाई देती है, बड़ी वस्तु। यानी कि आंख, कान, नाक की जो हमारे अंग हैं वो बहुत महीन होते हैं, तो उनमें जो चिकित्सक डॉक्टर लोग होते हैं वो छोटी चीज को बड़ा देखते हैं। नंबर 37 मदर्स डे कब मनाया जाता है। मई के दूसरा रविवार, मई का जो सेकेंड संडे होता है, इसमें प्रत्येक वर्ष मई में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 चोल प्रांत को क्या कहा जाता था। मंडलम, है ना, मंडलम चोल राज्य को। जैसे हम पढ़ेंगे संगम काल में चोल, चेर और पांडे हुआ करते थे। ये दक्षिणी भारत के हुआ करते थे वंश, दक्षिणी भारत में सॉरी। तो दक्षिणी भारत में क्या कहते थे राज्यों को, मंडलम। क्वेश्चन नंबर 39 एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, एक्सिम, है ना, बैंक का क्या नाम, एक्सिम, EXIM, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी सन 1982 को हुई थी, एक्सिम बैंक की। देखना, एक्सिम और एक्सिस अलग अलग हैं दोनों बैंक के। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में किस प्रकार के इंजनों का प्रयोग करते हैं। निम्न तापमापी इंजन, निम्न तापमापी, या क्रायोजेनिक्स भी कहते हैं इसको, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स इंजन में, क्रायोजेनिक्स, इस इंजन में हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये द्रवित अवस्था में बढ़ते हैं। द्रवित अवस्था, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, यानी कि इनका टेम्परेचर माइनस में करना पड़ेगा। तब ये इससे क्या होगा कि उनकी गति बढ़ जाएगी, साउंड लेस हो जाएगी। निम्न तापमापी, क्वेश्चन आए थे क्रायोजेनिक्स किसे कहते हैं। अति निम्न तापमान पर किए गए अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। तो ये किस में प्रयोग करते हैं, और रॉकेट टेक्नोलॉजी में। यानी कि रॉकेट में एक तो गति, ये न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, थर्ड न्यूटन लॉ, है ना, तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम,
और एक क्या दूसरा होता है उसमें क्रायोजेनिक्स इंजन का प्रयोग करते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस थे, तो आप इन्हें नोट कीजिए। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो फिर भी जैसे भी आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो इसके आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ये बात मैं डेली रिपीट करता हूँ। देखना, रिपीट करने से क्या होता है, जब उसका हम बार बार रिविजन करते हैं तो वो हमारे और कंठस्थ होती चली जाती है। ओके, खैर, थैंक यू।